नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। 12 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान होना है। सभी दलों और गठबंधनों ने प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। बिहार के महासंग्राम में जहां एक ओर राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं, तो दूसरी ओर तमाम टीवी चैनल से लेकर अखबारों और एजेंसियों ने भी संभावित चुनाव नतीजों पर अपना अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। आज जनादेश में हम बात करेंगे इन्हीं ओपिनियन पोल्स की कि आखिर क्या कहते हैं ये आंकड़े और कौन सी समानता नजर आती है इन आंकड़ों की जुबानी। साथ ही हम इस बात को स्पष्ट भी करना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि डीडी न्यूज ने किसी प्रकार का ओपिनियन पोल नहीं किया है। डीडी न्यूज सिर्फ अन्य संस्थानों द्वारा किए गए ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले देखते हैं आज की चुनावी हेडलाइंस। पीएम ने बिहार के विकास के मुद्दे पर ही वोट देने की अपील की। औरंगाबाद की एक रैली में कहा, चुनाव नतीजे तय करेंगे 21वीं सदी का बिहार। नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी। लालू प्रसाद ने पीएम के खिलाफ फिर दिया आपत्तिजनक बयान। दिन भर ट्वीट के जरिए पीएम पर किए तीखे हमले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया भाजपा पर हमला। कहा, भाजपा अपने बुजुर्गों की नहीं हुई तो बिहार की क्या होगी। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार कल शाम होगा समाप्त। 12 अक्टूबर को 10 जिलों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 586 उम्मीदवार मैदान में। चुनाव आयोग ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो सुर्खियों के बाद में आइए नजर डालते हैं उन ओपिनियन पोल्स पर जो तमाम टीवी चैनल्स, अखबारों और एजेंसीज ने किए हैं और क्या कुछ उसमें आंकड़े निकल के आए हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से इंडिया टीवी और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल है वो बताता है कि भाजपा को 119 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जेडीयू से कुछ पीछे 116 के आसपास रह सकता है। जेडीयू मतलब जो महागठबंधन है, अन्य के खाते में भी 8 सीटें जा सकती हैं। CNN IBN का जो पोल है उसमें 95 सीटें एनडीए को दी गई हैं, तो 137 जेडीयू को दी गई हैं, या कहा जाए महागठबंधन को अन्य के खाते में भी 11 की बात की गई है। इंडिया टुडे भी इस प्रकार से अपनी तस्वीर को बयां करता है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो इंडिया टुडे और सिसरो ने किया है, तो 111 सीटों पर एनडीए का और 122 सीटों पर महागठबंधन और 10 अन्य के खाते में। और एबीपी न्यूज़ और AC नेल्सन की अगर बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि 128 जो वोट सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में, जबकि महागठबंधन को 112 और अन्य के खाते में भी 3 की बात की जा रही है। और अगर हम सीट के लिहाज से देखें तो कम से कम ये महत्वपूर्ण आंकड़ा साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये तमाम उन चैनल्स के ओपिनियन पोल्स हैं जो संभावित आ सकने वाले चुनाव नतीजों को दर्शा रहे हैं, लेकिन वोट परसेंट के लिहाज से ये क्या कुछ कहानी बयां करते हैं। इंडिया टीवी सी वोटर के लिहाज से वोट फीसदी में जो एनडीए है वो लगभग 43% पे होगा और महज 2% से पीछे ही नजर आ रहा है जो महागठबंधन है, और अन्य भी 16% वोट काट सकता है। वहीं CNN IBN का जो आंकड़ा है वो 38% एनडीए के खाते में है, तो 46% महागठबंधन के। इंडिया टुडे सुसरो की अगर हम बात करें तो 39% वोट प्रतिशत जो है वो एनडीए के पक्ष में जाता नजर आ रहा है, जबकि 41% महागठबंधन के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। यहाँ पर लगभग 20% के आसपास अन्य भी वोट काटते नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज़ AC नेल्सन की अगर लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 42% और महागठबंधन को 40%। ये अंतर बहुत कम है। 18% के आसपास अन्य भी नजर आ रहे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस की बात अगर की जाए तो 42% एनडीए के पक्ष में, 38% जेडीयू के पक्ष में, या कहा जाए महागठबंधन के पक्ष में, और 20% के आसपास अन्य के खाते में। और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने भी अपना एक ओपिनियन पोल कराया, तो 44% एनडीए के पक्ष में और 4% के पिछड़ते हुए 40% के साथ में महागठबंधन नजर आ रहा है, और 16% के साथ में अन्य भी नजर आ रहे हैं। तो कम से कम ये जो 2 बड़ी तस्वीर वोट शेयर के आधार पे और कहा जाए सीटों के आधार पे नजर आ रही है। और महत्वपूर्ण इसमें वोट शेयर ही होता है, क्योंकि सीटें वोट शेयर के आधार पे बदलती हैं। लेकिन इन आंकड़ों से कौन सी कहानी निकल के आती है, कि इन आंकड़ों से कौन से मुद्दे साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, कौन से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर इन आंकड़ों की जुबानी क्या चीज निकल के आई। सबसे एक इंडियन एक्सप्रेस का जो मुद्दा था उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें निकल के आई उसमें विकास है, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, महंगाई, इन जैसे जो मूलभूत सुविधाओं की जो चीजों की जो बात की जाती है, विकास के लिए जो जरूरी पैमाने हैं, वो मुद्दे निकल के आ रहे हैं, जिन पे बहुतायत में लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, ये वो मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण हैं।
तो ये इंडियन एक्सप्रेस का जो ओपिनियन पोल था उसके माध्यम से ये चीज़ें निकल के आई। विकास सबसे ऊपर 29% के साथ लोग मानते हैं कि साहब होना ही चाहिए। जनता के मुद्दे में महंगाई भी 36%। जाहिर सी बात है कि महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो सीधे किसी भी आम खास की जेब पर असर डालती है, तो ये एक अपने आप में एक बड़ा मुद्दा निकल के आया। और उसके अलावा अन्य मुद्दों की बात करें, रोजगार 21%, क्योंकि हम जानते हैं बिहार की कहानी यह है कि वहां से पलायन बड़ी संख्या में होता है और पलायन की बड़ी वजह है कि रोजगार की संभावनाएं नहीं है, इसीलिए 21% जनता नजर आ रही है। और जो पलायन है वो न सिर्फ रोजगार के लिए बल्कि शिक्षा के बेहतर अवसर के लिए भी है, और इसीलिए 13% के आसपास शिक्षा पे भी लोग ये मानते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है जिसको कि इस बार सुना जाना चाहिए। बिजली की, क्योंकि 24 घंटे बिजली देने की बात की जा रही थी, जिसको लेकर बिहार अभी बहुत पीछे नजर आ रहा है और कैसे उस पर काम होगा ये देखना होगा। 11% लोग इस बात की भी बात कर रहे हैं। सड़कों का हाल कम से कम वो लोग जानते हैं जो बिहार की सड़कों से गुजरते हैं कि कितना पे ठीक है और सुदूर ग्रामीण इलाकों में क्या है सड़कों का हाल। तो जाहिर सी बात है कि जुड़ने के लिए सड़कों की जरूरत बहुत बड़ी है। कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक पहचान रही है कानून व्यवस्था के खिलाफत के लिहाज से देखा जाए बिहार की, और वहां पे क्या क्या चीजें हुआ करती थी कानून व्यवस्था के लिहाज से, वो एक बड़ी चीज थी। स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक को मयसर नहीं है, खासतौर से ग्रामीण लिहाज से अगर देखा जाए तो। और बिहार जो है वो गांव में ही बसता है, लगभग 88% ग्रामीण इलाका है बिहार में, तो जाहिर से एक बड़ी चीज है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आया है, जो केंद्र बिंदु बना हुआ है इस बार के बिहार के चुनाव के लिहाज से, वो अपने आप में विकास बनाम सामाजिक न्याय है। तो जब विकास की बात कही गई तो लगभग 22% ने यह माना कि हाँ विकास सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक न्याय पे भी लोग 27% नजर आए। अगर दोनों के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 46% ये मानते हैं विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय भी जरूरी है, और इस तस्वीर में कोई जवाब न दे पाने की स्थिति में भी 5% के लोग आसपास थे। तो जाहिर सी बात है जो तमाम ओपिनियन पोल्स हुए हैं उनमें तस्वीरें कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि वो संभावित आंकड़े हैं, लेकिन उनसे जो मुद्दे निकल के आए हैं, उनसे जो बड़े सवाल खड़े हुए हैं वो बहुत लाजमी हैं। और इन सवालों पे क्या कुछ चीजें हो सकती हैं आने वाले समय में, उस मुद्दे पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी है, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ में विकास पाठक जी भी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रामकृपाल जी, जो हम बात कर रहे हैं कि बिहार को इस बात से अलग नहीं कर सकते कि सामाजिक न्याय की बात होती ही है, लेकिन विकास बनाम सामाजिक न्याय, इन दोनों के बीच में बहुत एक लगभग एक बराबरी का कांटा नजर आ रहा सब पोल्स में। आरेंद्र, ये नारा ही गलत है कि विकास बनाम सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय विकास के बिना संभव ही नहीं है। विकास होगा तब सामाजिक न्याय आएगा, ऑब्वियस है। हाँ। सामाजिक न्याय कैसे होगा? आप ये देखो ना, चाहे अगड़ा हो पिछड़ा हो, जहां जहां शिक्षा पढ़ रही है बेरोजगार हो जाएगा। अगर देखिए जाति कोई भी हो, हाँ। जब एक इंजीनियर बन जाता है, IIM में मैनेजमेंट का ट्रेनिंग होता है, वो किसी भी कास्ट का हो, उसका एक क्लास हो जाता है, वो अगड़ा हो जाता है। आप देखिए सोशल जस्टिस क्या है? सिर्फ नाम लिखना या प्रतीकात्मक सोशल जस्टिस। लेकिन बिहार बटा रहा है ना इस बात पे, इसको कभी नहीं बटा रहा। मैं फिर यही बात कर रहा हूं। ये हम लोग क्या है कि जब राजनीतिकों की नजर से देखेंगे ना कि चाहे कितना भी बदलाव आ जाए, वो हमेशा कहेंगे कि चूंकि तू इस जाति का है इसलिए तू पिछड़ा है। तो वो तो भावना तब भी छेड़ रहे थे, अभी भी छेड़ रहे हैं। फिर क्रीमी लेयर की बात क्यों आती है? हाँ। सीधी एक बात है, देखिए आर्थिक संपन्नता ही विकास की द्योतक है। जो शिक्षित है, आर्थिक रूप से संपन्न है, वो समाज में अपनी बेहतर जड़ें बना लेता है, अपनी बेहतर मजबूत जड़ें बना लेता है, पकड़ बना लेता है। तो देखिए अगर कोई भी डेवलपमेंट जब होता है, विकास होगा तो ही गरीब को रोटी मिलेगी, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसको स्वास्थ्य मिलेगा। आपने शुरू में जो बहुत सारी चीजें की थी ना, हाँ। विकास और लास्ट में अन्य को अगर 31% छोड़ दें तो आप सोचिए कि 69% जो चीजें हैं, हाँ। चाहे बिजली, सड़क, पानी, ये सब कहीं ना कहीं आर्थिक मुद्दे हैं। हाँ। तो मूल मंत्र से आप कुछ भी कह लें, चाहे जिस भी रूप में जाएं, आदमी आता है कि भैया। लेकिन कई बार सर 5 साल इसी में गुजर जाते, गफलत में कई बार नहीं होता। मैं इसलिए बता दूं, गलत बात है। हाँ। आप ये सदी को देख लीजिए, मैं कहता हूं 21वीं सदी में जब से जितने भी वर्डिक्ट आए हैं, हाँ। सब में मीडिया फेल रहा है, सब में डेवलपमेंट बहुत बड़ा इशू रहा है, और 70% मार्क जो वोटिंग होती है, हाँ। मैं 100% नहीं कहता हूं। देखिए रिश्तेदारी भी होती है, भाईचारा भी होता है, जाति भी होती है, लेकिन जो 70% बड़ा फैक्टर होता है वो डेवलपमेंट है। हाँ। हर आदमी आज गरीब से गरीब, आपके ही मैंने देखा है कैमरे से, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप गए हैं,
गया से लेकर के पूरे बिहार में जहां तक, जब भी आप किसी वोटर से आपने बात की है तो उसने क्या कहा है, साहब नाली गंदी है, बच्चे को, मेरा बच्चा बेरोजगार है, किसान को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो घूम टहल के बात वही आती है। हाँ, तो अगर इसको जिस्ट में समझें, जब हम बात भले ही वही, मैं फिर उस सवाल पे आऊंगा कि विकास बनाम सामाजिक न्याय जिसको आप सिरे से खारिज कर रहे हैं, तो अगर इस मुद्दे पे आए तो विकास ही है, सामाजिक न्याय बाद में आता है, और विकास के नाम पे ही जो लोग सामाजिक न्याय का नारा देते हैं वो भी विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए, ठीक है, कहते हैं कि सामाजिक न्याय होगा तो वही विकास की बात जरा विकास साहब से भी कर लेते हैं। विकास जी, आपकी नजर में बिहार के चुनाव में इस बार इन दोनों चीजों के बीच में कहां पे, क्योंकि पोल्स एक डायरेक्शन तो कम से कम देते नजर आ रहे हैं। देखिए, उसमें जो आखिर में इन्होंने बात कही उससे मैं थोड़ा सा एग्री करूंगा कि पहली चीज़ बनाम जो आपने कहा, विकास बनाम सामाजिक न्याय, होता क्या है कि एक लेवल पे जब आप विकास की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं सड़क है, बिजली है, पानी है, तमाम चीज़ें हैं। दूसरी तरफ अगर आप बिहार जैसे समाज में जाएंगे तो उसमें आप अक्सर देखेंगे कई सारी ऐसी जातियां हैं जिनके लिए विकास इससे भी होता है कि सोशल वेलफेयर की कौन सी स्कीम उनके लिए आई, कोई अति पिछड़ा वर्ग में शामिल हुआ क्या, या कहीं लड़कियों को साइकिल मिली क्या, या कहीं पे स्कॉलरशिप दी गई क्या। तो जहां आप विकास बनाम सामाजिक न्याय नहीं है, विकास जो है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू है इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबके लिए कॉमन है ना, गांव में भी सड़क आएगी तो अच्छा है और हाईवे अच्छी होगी तो भी अच्छा है। दूसरे लेवल पे विकास का मतलब ये भी है कि कोई परिवार सोचेगा या कोई गांव सोचेगा या उसमें कोई समुदाय सोचेगा कि हमारे बच्चों को क्या स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वो डेवलपमेंट की राह में उन स्कॉलरशिप्स को भी एक तरह से विकसित होने का एक माध्यम मान रहे हैं। तो सामाजिक न्याय और विकास में जो है डायनामिक रिलेशनशिप है, उसको आप अलग अलग करके ना देखें। ठीक है रामकृपाल जी, एक चीज हमने देखा कि जो तमाम ओपिनियन पोल्स आए, हम किसी भी अखबार के लिहाज से बात करें या तमाम चैनल से एजेंसीज की बात करें, एक ट्रेंड बड़े तौर पे नजर आ रहा है। कम से कम दोनों जो गठबंधन है, चाहे एनडीए की बात हो या हम बात करें महागठबंधन की, सीधा मुकाबला हो रखा है। जो बात एक शुरुआत में कही जा रही थी कि साहब तीसरा मोर्चा हो या वाम मोर्चे की बात हो, कम से कम वो अब कमोबेश कहीं ज्यादा नजर नहीं आ रहा। तो कम से कम दो ध्रुवीय इन दोनों महागठबंधनों के बीच सीधा मुकाबला हो रखा है, ये चीज तो तस्वीर होती साफ नजर आ रही है। देखिए, मैं एक बात और कहूंगा, हो सकता है आप लोग सहमत ना हो, लोकतंत्र है, कोई बात नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये नई सदी कम से कम राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नीतियों की नहीं, नायकों की लड़ाई है। नीतियों में बहुत फर्क नहीं है। आप देखिए, यूपीए की जो पॉलिसीज थी, उसी पॉलिसीज को एनडीए भी आगे ले जा रही है, वही अवरोध है। चाहे जीएसटी का मामला हो, इंश्योरेंस बिल हो, जितने भी देख लीजिए, उसमें आप एक भी नहीं कर सकते नई चीज है। चेहरे की लड़ाई नहीं, मैं बताऊं, नीति नहीं नायक। यानी नीतियां अब तो मार्केट इकोनॉमी है, बहुत सारी चीजें जो मोटे मोटे तौर पर देखिए वो फैसला करती हैं, और वो यूएस हो, रसिया हो, चाइना हो, कहीं भी हो, इट्स द मार्केट इकोनॉमी। सब कौन इसको गति दे सकता है, नाव वही है। कौन इसमें पाल लगा करके इसकी रफ्तार बढ़ा सकता है, कौन स्टीमर लगाएगा, कौन इसको डंडे से चलाएगा पारंपरिक तरीके से। बात इसकी है। बिहार में क्या है कि असली लड़ाई मोदी और लालू के बीच में है, नीतीश के बीच में नहीं है। माफ कीजिएगा, दोनों के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, दोनों मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन ये सबको पता है कि रिमोट कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होगा। अगर एनडीए आता है, यूपीए आती है, तो लालू के हाथ में, क्योंकि अगर नीतीश 100% सीटें भी जीत जाएं, 100 की 100 सीटें जीत जाएं, तो 22 सीटें उन्हें लालू के अलावा और कोई बिहार में दे नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि रिमोट कंट्रोल लालू के हाथ में होगा अगर नीतीश को मुख्यमंत्री बनना है तो, और इधर मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल होगा, जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जनता को यह तय करना है कि किसके रिमोट कंट्रोल से विकास होगा, किसके नहीं होगा। मैं एक बात बताऊं, और 65% आबादी इस समय इस देश की यूथ है, वो बिहार में भी है। बिल्कुल, वो यूथ ऐसा है, जब से पैदा हुआ है और आज तक उसने सिर्फ 3 पार्टियों का शासन देखा है, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो 41 साल की इनकम्बेंसी अगर है तो उसके जिम्मेदार वो हैं। अगर वाकई विकास हुआ है तो उनको इसका साधुवाद मिलेगा। ठीक है विकास जी, एक बात जो बात रामकृपाल जी ने कही है कि कमोवेश लोगों की नीतियां वही रहेंगी, लेकिन उसको कैसे आगे बढ़ाना, किस गति से बढ़ाना, इस पे बात आ रही। नीतीश कुमार को जब बात की गई ओपिनियन पोल्स में एज ए सीएम परफॉर्मेंस की बात की जाती तो उसको लोगों ने पसंद किया, लेकिन बीते समय के लिहाज से बात की जाए लगभग 16 महीने की मोदी सरकार को भी लोग पसंद कर रहे हैं। कम से कम ओपिनियन पोल वो चीज नजर आ रही है। इन दोनों चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, चेहरे की जो बात कर रहे हैं, नायक की जो बात कर रहे हैं, वो कितना असर डाल रहा है? मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा भिन्न तरीके से देखूंगा। जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि बिहार में जनता जो है वो देख रही है, आप लीडरशिप की बात करेंगे तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं
भाजपा का मतलब वहां नरेंद्र मोदी है। आप किसी से बिना लीडिंग क्वेश्चन के सीधा पूछिए भाजपा मतलब नरेंद्र लोकप्रियता में मोदी। बहुत जी, आगे जी। नजर भी आते हैं। दूसरा, गठबंधन का मतलब वहां जो मुझे समझ में आया वो नीतीश कुमार हो रहे हैं। होता क्या है कि ये दो चीजें तो साफ हैं, लेकिन इनके साथ दो ऐसे फैक्टर हैं जो जनता को देख के देखने पड़ते हैं। जैसे पहला फैक्टर ये है कि मोदी जी बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी का वहां कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है। तो एक तरह से बीजेपी का थियोरेटिकली एक माइनस पॉइंट है कि वहां नीतीश कुमार फेस हैं, लेकिन बीजेपी का सीएम कैंडिडेट नहीं है। लेकिन जनता उसमें यह कह रही है, आप लोगों से बात करेंगे कि मोदी जी दिल्ली में हैं और मोदी जी जिसे चाहेंगे बनाएंगे, और बनाएंगे नहीं, मॉनिटर भी कर सकते हैं कि विकास कार्य हो रहा है कि नहीं। जी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक जनता की नजर में अच्छा चल रहा है, लेकिन वहां कई लोग इस तरह का एक संशय की स्थिति है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो अभी तक अच्छा है उसमें लालू जी के साथ ये कंबाइन करेंगे तो कहीं वो ट्रैक रिकॉर्ड ये सवाल रहेगा या ना पोल्स में आया, जिसको जी, लोगों ने, वहां के लोगों ने नाखुशी भी जाहिर की। रामकृपाल जी, ये जो अंतर हमने देखा कि बहुतायत में जो ओपिनियन पोल्स हुए हैं, अधिकांश में देखे तो लगभग 2 से 4% के आसपास है, जहां पे कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। ऐसे में निर्णायक भूमिका में वो तीसरा मोर्चा जिसे शायद अभी नगण्य माना जा रहा है, या ऐसे बगावती लोग जो अन्य दलों के माध्यम से टिकट पाके आ गए, क्योंकि अगर जो अंतर है वो कम है तो जाहिर सी बात है वो भूमिका निर्णायक निभाएंगे। हम ये अगर विश्लेषण करते हैं, अगर हम इनको फैक्ट्स मान लें, तथ्य मान लें, एक ट्रेंड तो मान ही सकते हैं। नहीं, मैं ट्रेंड भी नहीं मानता। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश में जब मायावती का इलेक्शन हुआ था, किसी ने नहीं कहा था कि मायावती पूर्ण बहुमत पाएंगी। उसके बाद मुलायम जब सत्ता में आए, कोई नहीं कहता था, खुद मुलायम सिंह को ये उम्मीद नहीं थी कि पूर्ण बहुमत आएगा, इसलिए उन्होंने अपने मुंह से कांग्रेस पर एक आलोचना नहीं की थी। उनको यह संशय था कि कुछ सीटें कम रह जाएंगी और मुझे अंततः कांग्रेस साथ लेना पड़ेगा। दिल्ली में जो हुआ अभी आप देख सकते हैं क्या हुआ। विकास भाई ने एक बात कही, मैं एक केवल फैक्ट्स बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। अब तक ये 5वां विधानसभा का चुनाव शायद होने जा रहा है, छठा है ये। अब तक 5 हुए हैं, 5 में एक बीजेपी हारी है, वही जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया था। 4 जगह वो जीती है जहां वो नकाब पहने उसका मुख्यमंत्री था, यानी कौन था किस कोई जानता नहीं था, बाद में पार्टी तय। तो रिजल्ट ये रहा है। उसका एक रीजन होता है, बीजेपी जब मुख्यमंत्री को घोषित कर देती है तो बीजेपी का नुकसान होता है, क्योंकि बीजेपी की अंदरूनी फाइट शुरू हो जाती है और वोट बढ़ते हैं। जब तक चेहरा नहीं होता है तो सिर्फ एक आदमी के नाम पे वोट पड़ता है कि मोदी जी हैं, क्योंकि उस समय हर संभावित मुख्यमंत्री के समर्थक होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा ही आदमी मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसलिए देखिए वोट बढ़ता नहीं है। ये पॉजिटिव पॉइंट है बीजेपी के लिए। पहली मतलब मैं जो कह रहा था ये बात है। दूसरी बात देखिए, नीतीश कुमार जी जो बिल्कुल इन्होंने एक सही बात कही विकास भाई ने, नीतीश कुमार पिछली बार दोनों टांगों पर खड़े थे और रिमोट कंट्रोल भी नीतीश के हाथ में था, उनकी पॉकेट में था, किसी के और हाथ में नहीं था। इस बार के नीतीश कुमार जी एक टांग पे रहेंगे, ये फर्क है दोनों का, समझ लीजिए। और जो वोट देखिए, ये मोर्चा जीत सकता है एक ही शर्त पर कि अगर नीतीश टोटल अपना वोट लालू को ट्रांसफर करते हैं और लालू अपने टोटल वोट नीतीश को ट्रांसफर कर पाए तो, जो कि मैं अब तक देखा हूं ये ट्रेंड नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में मुलायम के समर्थकों ने परिवार को जिता दिया, पार्टी को हरा दिया। ये बहुत सी स्थापित परंपराएं, पार्टी को वोट नहीं दिया, क्योंकि अगर आप सेनापति की दौड़ में नहीं हैं तो फिर आप जाइए, आप पे दांव नहीं लगाते। कई बार ये चीजें देखिए, अगर आप लीडरशिप, अगर आप खुद मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है, तो हम आपको तो वोट दे देंगे, लेकिन आपके कहने पर दूसरे वोट देंगे नहीं, ये हमारे विवेक ये पर बिल्कुल है। हाँ, सही बात, बिल्कुल। विकास जी, ये जो अभी तक ओपिनियन पोल्स आए हैं, कुछ ट्रेंड्स भी नजर आते हैं, आपको लगता है कौन सी ऐसी एक बड़ी चीज आपको नजर आ रही, कम से कम ये निर्णायक हो सकती है, कुछ ऐसी चीज आपको लग रही हो इन सब चीजों के लिहाज से? देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप वोट परसेंटेजेस देखेंगे बहुत क्लोज हैं। एक दो तीन पोल ऐसे हैं जहां 5-6 परसेंटेज पॉइंट का अंतर होगा, बाकी 2 परसेंटेज पॉइंट। इनके आधार पर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसमें 2-3% इधर उधर का, यहां बैठेगा वहां बैठेगा, स्वीप होगी नहीं होगी, कुछ भी कह पाना मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से एक लेवल पे तो आपको जातीय ध्रुवीकरण भी बिहार में समझ में आ रहा है। जहां आप सवर्ण देखें, आप सवर्ण के बाहर वहां बनिया देखें जो कि वहां ओबीसी में है, प्लस आप देखें दुसाध जो पासवान जी की कास्ट है, और आप देखें कि जो मुसहर हैं स्पेशली मगध क्षेत्र के जो आपके मांझी जी की कास्ट के हैं, ये सब तो क्लियरली एनडीए की तरफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब बड़ा चंक इनमें से। दूसरी तरफ आपको
मैं फिर भी मानूंगा मुस्लिम, यादव और कुर्मी टू एन एक्सटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं दूसरी साइड, तो ये दोनों बैलेंस्ड हैं। हाँ। लेकिन जो 30% करीब इसके बाहर बैठता है, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी अति पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं, वो निर्णायक भूमिका में आ वो सकती हैं। निर्णायक, और उनका अभी तक आप क्लियरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कितनी जातियां किस साइड जाएंगी। बिल्कुल, और तो मेरे silent ख्याल से वो- वहां पे जी, हाँ, वो और साइलेंट वोट साइलेंट वोटर कैसे रेट करता है। आखिरी मिनट है रामगोपाल जी, आपको लगता है कि जो मूलभूत मुद्दे निकल के आए, क्योंकि लगातार हम रिपोर्ट्स में भी ये बात दिखा रहे हैं, वोटर के मन की जो बात है वो कम से कम वही निकल के आ रहे हैं, शिक्षा, सड़क, रोजगार, पानी और स्वास्थ्य, यही सारी चीजें निकल के आ रही हैं, क्योंकि उसको बहुतायत में लोग चाहते हैं कि साहब हमारी जिंदगी में ये शुमार हो। वो किस तरीके से रिएक्ट मैं करेगा? आपको एक छोटी सी, अभी कुछ देर पहले संक्षेप में। टाइम्स ऑफ इंडिया जी। में एक चीज छपी हुई थी कि अंग्रेजी प्राइमरी के एजुकेशन में जितना तेजी से इजाफा हो रहा है, जी, अगर आप गांव में रिक्शे वाले से भी पूछेंगे ना कि अगर तुझे पैसा हो तो अपने बेटे को कहाँ पढ़ाएगा, तो कहेगा साहब अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगा। हाँ। इसलिए नहीं कि अंग्रेजी भाषा से प्यार है, इसलिए कोई जानता है कि करियर की भाषा, भविष्य की भाषा अंग्रेजी है। जरूरत भी तो मैं ये बताऊं कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर आप पूछेंगे ना, तो वही उसका सपने आंखें में क्या है कि जो मैंने जहालत देखी है मेरी औलादें न देखें। कहीं न कहीं सब विकास की बात पर घूम टहल के आते हैं। कास्टिज्म भी आदमी तभी फॉलो करता है जब उससे लगता है इससे मेरा आर्थिक लाभ होगा। आर्थिक नुकसान उठाने के लिए कोई जातिवादी भी नहीं होता है। सामाजिक सुरक्षा की भावना है, आर्थिक सुरक्षा मैं वही भावना कह नजर रहा आती है, हूँ कि बिल्कुल। ये सब पैमाने हैं, हाँ। लेकिन लक्ष्य जो है आर्थिक लक्ष्य। बिल्कुल, और देखते हैं कि इस लक्ष्य और पैमानों के बीच में किस प्रकार से इस बार जनता वोट करती है। बिहार के लिहाज से बहुत निर्णायक है अपने आप में, क्योंकि न सिर्फ बिहार बल्कि केंद्र की राजनीति के लिहाज से भी बहुत कुछ चीजें तय होने वाली है इस चुनाव के लिहाज से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, रामगोपाल जी आपका, विकास पाठक जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात वोटरों के मुद्दों की करते हैं। आज वोटर चौक पे चलते हैं बखरी और झाझा विधानसभा क्षेत्र, जहां पर पहले चरण में ही मतदान होना है। हमारी सहयोगी रितु वर्मा ने बखरी विधानसभा में लोगों से बात की, तो हमारे सहयोगी नीरज सिंह पहुंचे झाझा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के मन को टटोलने के लिए। देखिए। बिहार के चुनावी महासंग्राम में हम पहुंच गए हैं बखरी विधानसभा क्षेत्र। ये सुरक्षित क्षेत्र है और यहाँ के वोटर चौक पर हैं। ये यहाँ का बाजार है। आइए जानते हैं इन लोगों से कि इनके क्या मुद्दे हैं। क्या आप लोगों के मुद्दे हैं इलाके के? हम लोगों का जो समस्या है, पढ़ाई जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है। स्कूल हर जगह, हर मोहल्ला में शिक्षक भी हैं, लेकिन शिक्षक सही ढंग से बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। आपका कहना है कि स्कूल तो खुले हैं लेकिन शिक्षक नहीं बढ़िया है कि वो बच्चों को शिक्षा दे सके। इलाके में स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं हैं? कोई भी बीमारी होता है तो एक ही दवा की सिर्फ टॉमलेट देता है। अच्छा, सिर्फ टॉमलेट। कोई भी बीमारी हो, सीरियस बीमारी होता है तो खाली टॉमलेट देता है। सिर्फ एक टैबलेट की मतलब हर बीमारी का एक ही दवा? टॉमलेट देता है जी हाँ। दूसरी बात, जितना जो है आंगनबाड़ी को महिलाओं शिक्षक वो पढ़ाई नहीं करता है। आंगनबाड़ी को मैं कह रहा हूँ, आंगनबाड़ी को एकदम साफे बंद किए हुए आता है, खिचड़ी बांट करके चले जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है जिसे खिचड़ी कहते हैं यहाँ पर। इसमें जो है सो कुछ लोग जो गरीब आदमी है जिसको राशन कार्ड मिलना चाहिए अधिकार, उसको नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो राशन कार्ड वैसी लोग को मिल रहा है जिसका 20 बीघा ज़मीन है और कुछ है, वैसी लोग को मिल रहा। दुकान पे राशन नहीं मिलता, क्या ये समस्याएं हैं? जिनको कार्ड है उनको तो राशन मिलवे करता है, जिनको कार्ड नहीं मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। गलत ढंग से लोग को वितरण किया गया राशन कार्ड। कार्ड भी दिया गया है, वो मुंह देख कर दिया गया है। वो जो पढ़ाई की क्या सुविधा है? क्या यहाँ का जो बच्चा है, जो युवा है, वो पढ़ता है? कॉलेज है नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? कॉलेज तो है ही नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है हाँ। अपने जिला में। हम लोग थोड़ा मोड़ा बिजनेस करते हैं। हैं यहाँ पर सरकार ने कोई पैसा देती है, बैंक ने लोन देती है, न सरकार लोन के लिए आपने अप्लाई करा था? करते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या कहता है? लोन के लिए तो कागज चाहिए, वो कागज आपके पास हाँ, होते हैं? 10 पैसे % पहले बैंक मैनेजर मांगते हैं, हमको कमीशन दीजिए तो लोन देंगे। अच्छा, बिना कमीशन के लोन नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं। तो कैसे हम इस समाज को आगे बढ़ाएंगे, या कैसे हमारा मजदूर बाहर नहीं जाएगा? देखना ये होगा कि इस चुनाव में ये तमाम जो मुद्दे हैं, जो यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं, जिनका मानना है कि जनप्रतिनिधियों की अनदेखी एक बहुत बड़ा कारण है कि इनकी समस्याओं का निदान नहीं है। कैमरामैन विनय के साथ रितु वर्मा, बखरी वोटर चौक से, टीडी न्यूज़।
वोटर चौक पर हम इस समय पहुंचे हैं झाझा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बीड़ी का काम काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है। और अगर आप मेरे साथ देख पाएँ तो ये जो महिलाएं हैं, ये गांव है, रतनपुर गांव है, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बीड़ी के काम में व्यस्त हैं और ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं वो इस बीड़ी के काम को करती हैं। अच्छा, ये बताओ किस तरह की दिक्कत आती है आप लोगों को? आँख में दर्द करता है, माथा में दर्द करता है, डाँड़ा में दर्द करता है, पैर में ठेहुना में दर्द करता है बैठने से, बीड़ी बनाने से। तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो निश्चित तौर पर इन लोगों को उठानी पड़ती हैं। अच्छा, ये बताओ कि घर का खर्च चल जाता है आपका? घर के खर्चा दिन भर में 500 बीड़ी बनेबो, 500 में 30 गो रुपया होबो, 32 गो, तो इतना चले पारते, इतना खर्चा पूरे पारे। तो ये होला कि अपन खर्चा होला तनी चाह चीनी हो गलो। आप लोगों को कभी कहा है आप लोगों ने कि आप मजदूरी बढ़ाइए, या आपको 50-60 रुपए मिलते हैं, उसके बाद घर का खर्च कैसे चलता है? घर के खर्चा की चलता हो न चला कि न खलियार की। किस तरह की दिक्कत आती है आप लोगों को? क्या क्या परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है सर, ने बीड़ी बनावे में अब सूझबो नहीं करा है, और खाना भरपेट अनाज नहीं मिले पा रहा है, जेकर मारल घर के चिंता रहा है, खर्चा के चिंता रहा है, सबके चिंता। कोई भी नेता आवाखिन बोलखिन कि नहीं झोपड़िया नहीं रहते बना देवे, लेकिन कोई नहीं आज तक बनेलखिन, किसी ने नहीं कोई नहीं वृद्धा पेंशन ने और कुछ। हम लोग के बहुत समय हो गए लेकिन कुछ के व्यवस्था नहीं आज तक लेने। आप लोग यहाँ क्यों नहीं करते मजदूरी? यहाँ कोई धंधे न है, कोई ऐसा रोजगार न है जो कि इससे आदमी के जीवन यापन है। कुछ दिन मजदूरी यहाँ कर लेते हैं, उसके बाद खेत खलिहान छोड़ के चल जाते हैं। वोट के बारे में तो वोट तो कहना नहीं, आते हैं लोग लेके और चल जाते हैं, फिर दर्शन का नाम नहीं है। किसान देखिए धान पूरा मर रहा है, डैम जब नदी में पानी बह रहा है तो अभी कनाल को बनाने वाला कोई नहीं नेता है। यहाँ कितने घर होंगे ऐसे जो बीड़ी के काम में लगे हुए? यहाँ पे 25% लोग बीड़ी मजदूरी करते हैं, 2500 यहाँ पर घर हैं, और 25% लोग बीड़ी बनाते हैं यहाँ पे, सभी समुदाय के लोग। और बीड़ी बनाने वाला कुछ नवयुवक टीबी बीमारी से ग्रसित होकर इस मोहल्ले से भी दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन आज तक कोई नेता या कोई भी सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का उसको 1 रुपये का बेनिफिट प्रदान नहीं किया गया। 50-60 रुपए की मजदूरी ये महिलाएं कर पाती हैं, और इनके जो पुरुष हैं वो घर का खर्च चलाने के लिए बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो घर की खुद की स्थिति है वो कैसी रहेगी। तो वोटर चौक से कैमरामैन पूरन चंद जोशी के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, झाझा, जमुई। और आइए अब देखते हैं कौन सी और महत्वपूर्ण खबरें रहीं आज चुनावी एक्सप्रेस में। लालू ने एक बार फिर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी। एक दिन में 14 लाख ट्वीट कर प्रधानमंत्री को दी खुली बहस की चुनौती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समस्तीपुर में किया चुनाव रैली को संबोधित। कहा दिसंबर 2016 तक सभी गांव को मिलने लगेगी बिजली। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बहाने भाजपा पर साधा निशाना। कहा मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर भाजपा अगर दुखी है तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया सीएम उम्मीदवार। लालू यादव ने भाजपा पर फिर किया ट्विटर वार। कहा बिहार के 2 बेटों ने मोदी शाह RSS 100 सांसदों सहित 50 मंत्रियों को 4 महीने से बिहार में दौड़ा रखा है। बिहार में 12 अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए शनिवार को थम जाएगा चुनाव प्रचार। पहले चरण में 10 जिलों की 49 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कमर कसी। ड्रोन से की जाएगी चुनावों की निगरानी। पहली बार चुनाव में किया जाएगा ड्रोन का इस्तेमाल। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाषणों के दौरान अभद्र और आक्रामक भाषा के इस्तेमाल पर जताई गहरी चिंता। सभी दलों को आदर्श चुनाव संहिता के मानदंडों का पालन करने की दी हिदायत। मायावती ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर लगाया कमजोर वर्गों के हितों की अनदेखी करने का आरोप। बसपा अध्यक्ष बांका जिले में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में कर रही थी चुनाव रैली। लालू यादव ने शैतान वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग से की प्रधानमंत्री की शिकायत। चुनाव आयोग से की पीएम के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग।
पहले चरण के चुनाव के लिए वाम दलों ने भी झोंकी ताकत। सीपीआई के राष्ट्रीय उप महासचिव गुरुदास दास गुप्ता ने बेगूसराय में तो माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कराकाट में किया चुनावी सभा को संबोधित। AIMIM अध्यक्ष असुबुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस ने मांगी हैदराबाद पुलिस से मदद। सोमवार से फरार है अकबरुद्दीन ओवैसी। तो जनादेश में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।